इस ट्रेड विंडो की सबसे बड़ी खबर इस समय आ रही है कि केकेआर ये पॉसिबिलिटी देख रहा है कि किसी तरीके से केएल राहुल को वो अपनी टीम में ला सकें। मेरे ख्याल से इससे बड़ी खबर इस ट्रेड विंडो में नहीं आई होगी। संजू सैमसन की भी सीएसके और बाकी टीम्स के साथ में लिंक्स बताए जा रहे हैं इस समय, लेकिन मेरे को लगता है ये खबर जो है उससे भी बड़ी है। तो केकेआर में के राहुल जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कौन सा प्लेयर ट्रेड होगा, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन मेरे मन में जो एक नटखट आरसीबी फ़ैन है वो ये पॉसिबिलिटी तलाशने की कोशिश कर रहा है, और मेरे को इसमें आपकी मदद भी चाहिए होगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा कि केएल राहुल टू आरसीबी। क्योंकि अगर मार्केट में अवेलेबल हैं केएल राहुल, अगर वो ट्रेड हो ही रहे हैं, तो क्यों ना आरसीबी यहाँ पे अपना दाव खेले और केएल राहुल की वापसी करा ले आरसीबी के अंदर। तो क्या ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, और अगर वो आ जाते हैं तो कहाँ खेलेंगे, कैसे टीम में उनकी जगह बनेगी, उस पर मैं बात करूँगा। तो मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल आते हैं आरसीबी में, तो आरसीबी को डेफिनेटली दो प्लेयर को रिलीज़ करना पड़ेगा, जिसमें आएंगे लिविंगस्टन और रसिक दर सलाम। इन दोनों में से अगर किसी एक में दिल्ली इंटरेस्टेड भी है तो हम प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड करके और जितना बचता है पैसा उसको कैश में भी दे सकते हैं। दोनों प्लेयर को दिल्ली लेना चाहे तो वो भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं हुई, क्योंकि रसिक सलाम दिल्ली से पहले खेल चुके हैं। दिल्ली को काफ़ी पसंद आते हुए वो प्लेयर, और साथ में लिविंगस्टन जैसा ताबड़तोड़ प्लेयर आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए होगा अगर केएल राहुल जाते हैं तो। और 14 करोड़ में जो अमाउंट है केएल राहुल का, वो जो है वो इसमें कंपनसेट हो जाएगा दो प्लेयर को अगर हम निकालते हैं तो। लेकिन फिर आरसीबी के लिए केएल राहुल खेलेंगे कहाँ, क्योंकि आजकल वो टी20 में ओपन तो करते नहीं है। अगर वो ओपनिंग करने की इच्छा अपनी जाहिर करेंगे भी, तो भी हमारे पास ऑलरेडी विराट कोहली और फिल सॉल्ट के रूप में बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप है, और बैकअप में आप देखें तो जेकब बेथल ऑलरेडी है जो लेफ्टी ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। केएल राहुल की अगर सिर्फ बात करें तो मिडिल ऑर्डर में पिछला सीज़न खेले थे, ठीक ठाक उनका सीज़न गया था, लेकिन इंडिया टीम में अभी तक उनकी वापसी हुई नहीं है टी20 की अगर हम बात करेंगे। तो नंबर 3 एक ऐसी जगह बन सकती है आरसीबी की टीम में जहाँ पे शायद से केएल राहुल खेल सकते हैं अगर वो आरसीबी में आते हैं तो। अब प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अनलाइकली है कि आरसीबी इस रेस में कूदेगा और केएल राहुल को ट्रेड करेगा। लेकिन बस मेरा इतना मानना था कि अगर केएल राहुल अवेलेबल है ही, और केएल राहुल सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली छोड़ ही देता हूँ, दिल्ली में भी ऐसा कुछ गलत ना केएल राहुल ने किया अभी तक, ना दिल्ली की तरफ से ऐसा कुछ इंडिकेशन आया कि वो केएल राहुल को किसी तरीके से रिलीज़ करना चाहते हैं। तो अगर केएल राहुल सोच रहे होंगे कि इतना सिक्योर्ड सेटअप को अगर मैं छोड़ के जाता भी हूँ तो सिर्फ केकेआर ही क्यों मैं देखूँ, बाकी ऑप्शन भी तो मैं देख सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैंने आरसीबी का बताया, सीएसके का क्यों नहीं। सीएसके आज तो मैंने येलो टी शर्ट पहन भी रखी है, तो सीएसके जहाँ पे एमएस धोनी के रूप में उनको एक लॉन्ग टर्म जो है विकेट कीपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा केएल राहुल अगर वहाँ जाते हैं तो। एक लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा भी केएल राहुल होंगे, क्योंकि अगर वो दिल्ली के कप्तान नहीं थे इस साल तो हो सकता है उनका एक कॉन्शियस एफर्ट हो कि मैं अब कप्तानी नहीं करना चाहता, अब मैं सिर्फ एज अ बैट्समैन फोकस करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म विकेट कीपिंग ऑप्शन भी आपको मिल गया सीएसके में। एक आपको ऐसा प्लेयर भी मिल गया एमएस धोनी की तरह, जो विकेट के पीछे से गेम भले ही ना बदल पाए लेकिन एक लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा ज़रूर होगा। तो केएल राहुल वो भी ऑप्शन देख सकते हैं। अब संजू सैमसन की जब बात चल रही थी तब केकेआर का नाम भी आ रहा था, वो इसलिए क्योंकि केकेआर के पास में दो चीज़ें इस समय हैं जिनको उनको एड्रेस करना है। तो पिछले जो आईपीएल सीज़न गया है जो आरसीबी जीती है, इसको मैं बार बार दोहराऊंगा, जो आरसीबी जीती भी है, तो वो अगर आप देखें तो 5 मैचेस केकेआर जीता था 14 में से। तो ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। डोमेस्टिक में अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन बहुत अच्छा रहा था, विद द बैट भी उन्होंने कुछ बहुत ख़राब नहीं किया केकेआर के लिए, लेकिन शायद से जो रिजल्ट्स की उम्मीद थी वो उनको नहीं मिला है। वहीं पे उनका दूसरा जो सबसे बड़ा दाव था वो था वेंकटेश अय्यर। तो 24 करोड़ में जब वेंकटेश अय्यर को उन्होंने लिया ऑक्शन में, तो उनकी शायद से एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी, जिसका मेरे को लगता है 10% भी वेंकटेश अय्यर ने पे ऑफ नहीं किया इस सीज़न। तो अब उनको कहीं आगे देखने की ज़रूरत है। विकेट कीपिंग में अगर आप ऑप्शन देखें तो दो इनके पास ओवरसीज़ ऑप्शन है, जिसमें आते हैं क्विंटन डी कॉक और गुरबाज। और इंडियन विकेट कीपिंग ऑप्शन की बात करें तो एक्स आरसीबी लवनीत सिसोदिया इनके पास में। तो इन्होंने दो अपने ओवरसीज़ जो विकेट कीपर ऑप्शन है जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं उन दोनों को ट्राई किया, कुछ बहुत ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं देखने को मिला। इसलिए संजू सैमसन और केएल राहुल दोनों की ट्रेड में केकेआर का नाम जुड़ रहा है कि उनको एक ऐसा ऑप्शन टॉप ऑफ द ऑर्डर मिल जाएगा जो इंडियन है, विकेट कीपर है, और लीडरशिप का भी रोल अदा कर सकता है। तो केएल राहुल और संजू सैमसन दोनों में ये तीनों खूबियां हैं जो केकेआर को इस समय बहुत ज़रूरी चाहिए। तो इसलिए हो सकता है। लेकिन दिल्ली की अब बात करें तो दिल्ली क्यों केएल राहुल को छोड़ेगा, कोई एक मेरे को कारण नहीं नज़र आता कि केएल राहुल को क्यों दिल्ली छोड़ेगा। वहीं पे ही आप अगर ट्रेड की बात करें तो 24 करोड़ में कोई इस समय तो बेवकूफ़ टीम होगी जो वेंकटेश अय्यर को लेना चाहेगी। जिस तरीके से उनका पिछला सीज़न गया है, जिस तरीके से उनके एमपी लीग में परफॉर्मेंस रही है, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि 24 करोड़ में कोई भी टीम इस समय वेंकटेश अय्यर को लेना चाहेगी। अब अगर हम
उसके बाद में जो ऑक्शन में प्लेयर्स लिए केकेआर ने, उस पर बात करें तो आंद्रेस नोकिया आते हैं, वो करीबन 6 करोड़ में इन्होंने लिए थे, और फिर 3.2 में शायद उन्होंने लिए थे क्विंटन डी कॉक। तो ये तो ऐसे 4 प्लेयर भी मिला लेंगे तब भी 14 करोड़ नहीं बनता है। तो वेंकटेश अय्यर वाला अपन साइड कर देते हैं, बाकी कोई और प्लेयर उन्होंने इतना महंगा खरीदा ही नहीं ऑक्शन में। और क्यों नहीं खरीद पाए थे, उसकी वजह थी उनके रिटेंशन वाले प्लेयर। तो अगर रिटेंशन प्लेयर पे बात करें, क्योंकि उनको भी ट्रेड किया जा सकता है, तो वहाँ पे 3 प्लेयर इन्होंने 13 और 12 करोड़ में किए थे, जो एक पॉसिबल ट्रेड ऑप्शन हो सकता है, जिसमें थे रिंकू सिंह, नरेन और रसेल। नरेन रसेल मेरे को नहीं लगता कि उस एज में केकेआर के अलावा कोई भी और टीम उनको लेना चाहेगी इस प्राइस पे, कि 12-13 करोड़ आपने दिए थे। रिंकू सिंह फिर भी एक मतलब आउटसाइड चांस हो सकता है। दिल्ली के पास ऑलरेडी समीर रिजवी है, आशुतोष है, जो उस रोल में खेल सकते हैं, लेकिन आपको एक सच में इंडियन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। तो 13 करोड़ में रिटेन किए थे केकेआर ने रिंकू सिंह को। तो रिंकू सिंह और केएल राहुल का स्वैप हो सकता है, जहाँ पे 1 करोड़ का जो डिफरेंस बनता है प्राइस के अंदर, वो पे कर देगा केकेआर डीसी को। लेकिन डीसी क्यों एक ऐसा फिनिशर लेना चाहेगा बदले में उसके, जब आपका एक डिपेंडेबल मिडल ऑर्डर एक्सपीरियंस प्लेयर आपको देना पड़े। तो अगर ट्रेड होता है तो उसमें 3 पार्टी का हामी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो टीम बेच रही है, जो टीम खरीद रही है, और प्लेयर खुद। अगर इन तीनों में से एक भी पार्टी खुश नहीं होगी या वो ट्रेड नहीं करना चाहेगी, तो वो ट्रेड वहीं कोलैप्स हो जाएगा। तो ये मेरी ओपिनियन थी इस ट्रेड को लेके। आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो आरसीबी में आने का एक ऑप्शन है, आप उसको कितना सही मानते हैं? मेरे को लगता है, देखिए, एक नटखट सोच अलग होती है और एक प्रैक्टिकल सोच अलग होती है। मुझे लगता है आरसीबी की टीम काफ़ी बैलेंस है। अगर आपको कुछ प्लेयर को लाना ही है तो ऑक्शन में आप जाइए, वहाँ पे आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अभी बहुत टाइम है ऑक्शन होने में, मेरे ख्याल से दिसंबर में ऑक्शन होगा, मिनी ऑक्शन होगा। आप अपने 2-3 प्लेयर रिलीज़ करिए, ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है। प्लेइंग 11 की अगर बात करें, जहाँ पे हमने देखा भी कि फैंस का भी आक्रोश है थोड़ा लिविंगस्टन को लेके कि उनको आप हटा दीजिए, तो उनको अगर हटा के आरसीबी जेकब बैथल को डायरेक्टली अपनी प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर ले अगर, तो भी कोई ऐसा बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको कोई प्लेइंग 11 का बंदा इस समय चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार, फॉर एग्जांपल कैमरन ग्रीन, आ जाता है ऑक्शन में, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप उसको ले सकते हैं ऑक्शन में, जो काफ़ी अनलाइकली लगता है कि आरसीबी इतने पर्स के साथ ऑक्शन में जाएगा, लेकिन फिर भी दिख जाती है अपॉर्चुनिटी, आप उनको ले आते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अभी मेरे को कोई बहुत बड़े कदम लेने की ज़रूरत लगती नहीं है आरसीबी के अंदर। वहीं पे केकेआर, एसआरएच, सीएसके और बाकी टीम्स जो थोड़ा नीचे फिनिश की थी इस बार, वो अपने ज़्यादा प्लेयर जो है वो छोड़ेंगे, अच्छे खासे पर्स के साथ इस ऑक्शन में जाना चाहेंगे और अपनी टीम थोड़ी सी रिबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे हो सकता है कि ये बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो जाएँ, बड़ी बड़ी ट्रेड्स वहाँ पे हो। नहीं तो आरसीबी में मेरे को नहीं लगता कि कोई इस समय ट्रेड होगी। अपडेट जो आई थी फिल सॉल्ट पे, लिविंगस्टन पे, और भी 2-3 अपडेट इधर उधर तिलक वर्मा वगैरह पे, उस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं। और कोई भी ऐसी इस समय पॉसिबल ट्रेड ऑप्शन नहीं दिख रहा है आरसीबी के लिए। और पूरे ट्रेड विंडो में अभी तक 2 ही एक रिलायबल जो है वो खबर आई है, एक केएल राहुल की जो अभी इसमें डिस्कस करी मैंने, और एक आई है संजू सैमसन की। तो दोनों पे अभी इतनी ही अपडेट है, कोई उस पर ज़्यादा क्लैरिटी ना प्लेयर की तरफ से आई है और ना ही जो टीम्स इनमें इंटरेस्टेड है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है। वहीं पे ही अगर मैं बात करूँ कोचिंग बदलाव की, तो केकेआर में कोचिंग बदलाव भी हुए, जहाँ पे चंद्रकांत पंडित जो उनके आईपीएल विनिंग हेड कोच थे, उनको रिलीज़ कर दिया है केकेआर ने। और जो बॉलिंग कोच थे, जो इंडिया के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं, भरत अरुण, उनको भी रिलीज़ कर दिया। और खबर यह है कि भरत अरुण अब ज्वाइन करेंगे ज़हीर खान को एलएसजी में। एलएसजी में मेंटर हैं ज़हीर खान, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़े बॉलिंग आइकन है। उनके साथ में इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलिंग कोच भरत अरुण जो है एलएसजी में ज्वाइन करेंगे। तो ये इस समय आईपीएल में थोड़ी उथल पुथल चल रही है। तो आपके पास कोई इंटरनल कोई खबर हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी इस पूरे सागा को लेके आपकी क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा ऐसी ही चटपटी किसी खबर के साथ और अपने नटखट आरसीबी के सोच के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।